अस्सलाम वालेकुम पाक विलेज। मेरा नाम है सुनील मैं पाक विलेज वीकली के और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2022 का ये पहला वीकली एपिसोड है और अगेन मैं ये देख रहा था कि इसमें बुरी खबरों से भरा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस टाइम में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कोविड-19 के आने की वजह से भी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले कभी नहीं हुई, तो इनके साथ ही रहना पड़ेगा। बट हमारे वीकली का मकसद ये होता है कि आपको सारी रिपोर्ट्स या जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है ऑटो इंडस्ट्री की वो देते रहें। तो सबसे पहली रिपोर्ट ये है कि काफ़ी लोगों को मैंने आप लोगों को पिछले भी वीकली में बताया था, लोग काफ़ी जो है कैलकुलेशन कर रहे थे कि ये पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज होंगी। मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस इंक्रीज होगी और वो इंक्रीज हो चुकी है। उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, क्या रीज़न है, तो मैं ब्लॉग का लिंक नीचे लगा दूंगा कि आप पढ़ सकते हैं। हुआ ये था कि जब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई थी तो गवर्नमेंट ने अपना जो रेवेन्यू है उसको कम किया था और लोगों को रिलीफ देने का जो है वो ठानी थी और उन्होंने कहा था कि जी हम रिलीफ दे रहे हैं। उसके लिए उन्होंने दो चीज़ें की थी कि जो पेट्रोल के ऊपर एक लेवी होता है वो कम किया था और एक टैक्स जो है वो कम किया था। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई थी तो उनको वो क्वेश्चन मिला कि वो उस जो उन्होंने अपना टैक्स पोर्शन पहले फॉरगो किया था उसको दोबारा बढ़ा सकें, तो उन्होंने वही किया जो मैंने आपको बताया था। और पेट्रोलियम के टैक्स बढ़ा के तकरीबन 4 रुपये समथिंग जो है पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई थी और डीजल की प्राइसेस भी थी। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कम होगा, मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज़ होगा और वो इंक्रीज़ हो चुका है। नई प्राइसेस आपके सामने स्क्रीन पे चल रही होंगी। अब ये बात यहीं पे नहीं रुकती, अगला व्लॉग जो है वो इससे रिलेटेड है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ा दी गई है और ना सिर्फ वो वन टाइम बढ़ाई गई है बल्कि वो रिपीटेडली बढ़ेगी। तो ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आप तैयार हो जाएँ। 16 तारीख को फिर जो है प्राइस बढ़ेगी और उसके बाद फिर बढ़ेगी और हर आने वाले जो है ना वो जो जिसे कहते हैं ना कि रिकन्सिडरेशन होती है जब प्राइस की, तो बाकी प्राइस बढ़े या ना बढ़े, जो लेवी है, जो टैक्स पोर्शन है उसका वो 4 रुपये बढ़ना ही बढ़ना है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। तो आप तैयार हो जाएं कि ये अगले 3, 4, 5 महीने के लिए आप लोगों के लिए गिफ्ट है। और ये गिफ्ट इसलिए है कि IMF के साथ हम सिग्नेटरी हैं, हमने उनसे लोन लिया हुआ है। बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात है। तो जब आप किसी से लोन लेते हैं वो आपसे ये पूछता है कि भाई आप वापस कैसे करेंगे, और उस केस में उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा इतना जो है पेट्रोल सेल होता है, हम उस पर 4 रुपये टैक्स बढ़ाएंगे तो हमारा इतना रेवेन्यू बढ़ जाएगा, फिर अगले महीने फिर 4 रुपये बढ़ाएंगे तो इतना बढ़ जाएगा। तो उस लिहाज से ये जो ब्लॉग है ये भी बड़ा जो है रिलेटेड है इस चीज़ से। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक दोनों जो है मैं लगा दूंगा, दोनों पेट्रोलियम की प्राइसेस की कैलकुलेशन से रिलेटेड और ये जो अब आने वाले दिनों में आपको 4 रुपए का जो तोहफा हर दफ़ा मिलना है उससे रिलेटेड, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले वीकली में मैंने आपको बताया था कि जी एक मिनी बजट आया और मिनी बजट हमेशा से हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मैं जितनी मेरी उम्र हो गई, कि जब बजट आता है तो गवर्नमेंट के जो अरकान है वो खड़े होकर डेस्क बजाते हैं और कहते हैं जी वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई, इससे अच्छा कोई बजट नहीं आया। ऑपोजिशन जो है उनका जो भी ऑपोजिशन में हो, बेशक पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, वो कहते हैं जी मुल्क की तबाही निकल गई और दिवालियाँ निकल गया और आवाम के ऊपर बम करा दिया गया। ये सारी बातें चलती रहती हैं। अगेन मैं आपसे कोशिश करता हूं कि मैं आपसे बड़ी ऑब्जेक्टिव बात करूं और सियासी बातों में टाइम बजाया करूं। जब ये बजट आया था 2021 का और ऑटो पॉलिसी आई थी तो मैंने उसको बड़ा सराहा था, हमने भी, तमाम ऑटो इंडस्ट्री ने भी, कि जी कमाल हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, और लोगों ने बड़े ढोल नकारे बजाए थे कि जी गवर्नमेंट ने जो FED और सेल टैक्स कम कर दिया है और गाड़ी सस्ती हो जाएगी। और हमने भी इस बात को अप्रिशिएट किया था। और फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खास तौर पे पॉलिसी लाई गई थी कि उनके ऊपर सेल टैक्स भी कम कर दिया था, इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी थी, RD भी कम कर दी थी। मकसद ये था कि मार्केट के अंदर एक नेटवर्क इफेक्ट बनाया जाए जिसकी वजह से मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएँ। अब पिछले हफ्ते 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो आपको टीका आहिस्ता लगाती है कि आप एक दफ़ा ना मर जाएं, आप रोज़ एक स्लो मौत मरें और आप फिर अपने आप को दोबारा उठाएं, उसके बाद वो आपको फिर एक टीका लगाते हैं ताकि आपको जिंदा भी रहने दें लेकिन आपको जो है ना मैक्सिमम टैक्स आपसे एक्सट्रैक्ट होता रहे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ। लास्ट वीक आपने वीकली देखा होगा और आपने कहा होगा कि जी ये मिनी बजट आ गया और प्राइसेस बढ़ गई। उस मिनी बजट में हुआ ये था कि आपको FED और सेल टैक्स की जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी थी 2021 के अंदर, और जब ढोल बाजे मैंने और आपने बजाए थे वो रिलैक्सेशन वापस ले ली गई, जो कि डिफरेंट ब्रैकेट्स थी। मैं अब अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो पूरा दिन गुजर जाएगा। छोटी सी बात यह है कि 1000 CC तक वालों को रिलीफ मिला है। 1000 से जो ऊपर है 1800 CC तक, उनमें 5% FED का ऐड किया गया। 1800 से ऊपर जो उनको 10% FED ऐड कर दिया गया, CBU में भी और CKD में भी। तकरीबन यही सूरत हाल जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ भी की गई कि जिन्होंने जो सेल टैक्स का रिलीफ दिया था वो वापस ले लिया गया। ये तो था मिनी बजट। अभी एक हफ्ता गुजरा था, लोग इसको भी हजम कर रहे थे क्योंकि अभी बजट अप्रूव नहीं हुआ और वो मार्केट में ट्रांसलेट प्राइसेस नहीं हुई, लेकिन लोग दिमागी तौर पे तैयार हो गए कि हाँ यार ये गाड़ी महंगी होनी है। तो इन समरी जो है मैं आपको बताता हूँ, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं उनके ऊपर जो सेल टैक्स था वो तो तमाम गाड़ियाँ बेशक 50 किलोवाट आई उससे ऊपर है, वो जो है 5% से जो कम किया हुआ था 5% पे किया हुआ था वो वापस 17% पे जा रहा है। सो 12% इंक्रीज तमाम अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे होने वाला है, बेशक वो ZS EV हो, उससे बड़ी गाड़ी हो, e-tron GT जो मर्जी हो। लेकिन ये जो ECC की
कमेटी ने क्लैरिफाई कर दिया, जो कि कह रहे थे कि आरडी लगने जा रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर 50% की आवाज़ थी, तो वो 10% आरडी लगी है और वो भी सिर्फ 50 किलोवाट से ऊपर, उससे नीचे वाली पे नहीं लगी। सो टोटल इंपैक्ट ये होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। अगेन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो एक तरफ कहती आ रही है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सपोर्ट करना चाहते हैं, हम नेटवर्क इफेक्ट बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के जो इकदाम होते हैं वो बेसिकली कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी शेक करते हैं और जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं या इंपोर्टर हैं उनको भी क्लैरिटी नहीं होती। तो जो भी डिसाइड करना है एक दफ़ा डिसाइड कर लें। बजट में आपने रिलैक्सेशन दी, 5 महीने बाद आपको याद आया कि आपको रिलैक्सेशन वापस लेनी है, वो आपने मिनी बजट में वापस ले ली जीएसटी वाली। फिर 2 हफ्ते या हफ्ते बाद ईसीसी को याद आया कि उन्होंने आरडी लगानी है, अब परसों कोई और अदारा उठेगा वो कुछ और लगा देगा। तो जो क्लैरिटी होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से, कंज्यूमर के लिए, इंपोर्टर के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए। एक और बात आपको बताते चलूँ कि सीबीयू इसके अंदर जो ईसीसी का जो रूलिंग आई है या जो एक मसवदा है उसमें कहीं क्लैरिफाई नहीं किया गया कि ये यूज्ड और न्यू दोनों के लिए या खाली न्यू के लिए। सो मेरे ख्याल से यूज्ड और न्यू दोनों पे एप्लीकेबल होगा सीबीयू पे। अब आ जाते हैं कि मेरा इस बारे में क्या ख्याल है। जहां तक ताल्लुक है यूज सीबीयू का, वो तो देखें एक स्कीम्स के ऊपर गाड़ियां आती हैं समंदर से पार, पाकिस्तानियों को आपने ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, गिफ्ट या बैगेज स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने एक अलाउंस दिया हुआ है कि वो आते हुए अपनी गाड़ी ला सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, और उसका नंबर बड़ा छोटा है, 50-60 हज़ार टोटल गाड़ी इंपोर्ट होती है उसके अंदर। सो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मेरा ख्याल है रेवेन्यू नंबर में भी इतना इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जहां पे बात आती है नए सीबी यूनिट की, तो मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल हूं कि नए सीबी यूनिट के ऊपर बैन ही होना चाहिए, तकरीबन 50% या 200% ड्यूटी होनी चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आपने वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाई है और आप चाहते हैं कि उसके सम्राट लोगों तक चलें और पहुंचें, तो फिर उनको लोकल प्लांट लगाने के ऊपर मजबूर करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे कई गाड़ियां जो कि सीबी यूनिट में आ रही थी, जैसे एमजी के 12,000 यूनिट आए, या फिर हवाल की जूलियन आई, फिर H6 आई, इस तरह डिफरेंट कंपनियों की डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि सीबी होती हैं। सो मेरा पॉइंट ये होता है कि अगर हम एक यूज़ कार इंपोर्ट को डिस्करेज करते हैं, कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज़ कार अलाउड नहीं है, और हम ये कहते हैं कि जी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है, डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है और पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू होती है, तो वो उतना ही डीवैल्यू होती है जब आप यूज़ गाड़ी मंगाते हैं और उतना ही डीवैल्यू होती है जब आप न्यू गाड़ी मंगाते हैं। तो न्यू सीबीयू के ऊपर तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का जो डिस्करेज करना है वो बिल्कुल जायज़ है और करना बनता भी है। इसका मतलब ये है कि वो गाड़ियां जो कि पाकिस्तान में जिनके इदारे यहाँ पे लगे हुए हैं बट वो सीबी यूनिट मंगा के बेचते हैं, तो गवर्नमेंट उनको एक तरह से ये बेसिकली इंसेंटिव दे रही है कि आप लोकल बनाएं उस गाड़ी को और लोकल बना के दें, तो वो उस लिहाज से खुश आइंद है। बट काफ़ी अरसे से ये जो चली आ रही थी न्यूज़ में, आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जी बैन लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्या होगा, तो ये क्लियर हो गया कि अब इंपोर्टेड सीबी यूनिट के ऊपर जो आरडी है वो 15% से बढ़ा के 50% कर दी गई है। इलेक्ट्रिक के ऊपर भी इसका इतलाक किया गया है। अब इलेक्ट्रिक के ऊपर क्या किया गया वो मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ। इलेक्ट्रिक की परसेंटेज फ़र्क है। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर से मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी थी और लोग कह रहे थे कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी आरडी 50% लग जाएगी, और मैं उन लोगों में से था जो मैं बड़ी हमेशा बात क्लियर करता हूँ कि मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर इसका इतलाक नहीं होना चाहिए। क्या वजह ये कि आपने बजट में आपने बोला कि जी हम पूरी दुनिया में गो ग्रीन का नारा लग रहा है, दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्यूचर हैं, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेकर आएंगे, नेटवर्क इफेक्ट बनाएंगे, और ये सारी बातें की गई। तो उस मौके के ऊपर आपने मिनी बजट में पहले तो जो आपने सेल टैक्स की रिलैक्सेशन दी थी वो वापस ले ली, 5% से आप वापस 17 पे ले गए, 12% की आपने वो चपेट मारी। उसके बाद अगर आप आरडी भी लगा देंगे तो फिर आपने मतलब वही बात है जो खुद कहा उसी को दोबारा रिवर्स कर दिया। बट इसमें भी मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है, इंसान को हर नेगेटिव चीज़ में कोई पॉजिटिविटी देनी चाहिए। तो अब जो रूल आया उन्होंने ये कहा कि जी हम आरडी 50% नहीं लगा रहे, जो सीबीयू यूनिट में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जो उनके ऊपर हम 10% आरडी लगा रहे हैं जिनकी 50 किलोवाट बैटरी से ज़्यादा कैपेसिटी है। अगेन ये बड़ी अच्छी बात इसलिए आज है कि जब लास्ट बजट में इन्होंने रिलैक्सेशन दी थी तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि भाई इनको चाहिए ये था कि जो 50 किलोवाट तक है उनको बिल्कुल रिलैक्सेशन दें, उससे ऊपर वाले को रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत नहीं है उनसे, बल्कि टैक्स करके वो पैसा नीचे वालों को आप क्रॉस सब्सिडाइज कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि नहीं जी हम सबके लिए दे रहे हैं। 4-5 महीने बाद जाके उनको याद आया कि नहीं यार ये जो ई-ट्रॉन्स और टाइकैन्स और पैनामेराज आ रही हैं, जितनी भी गाड़ियाँ जो हैं ई-ट्रॉन GT जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो पुरतेईश में आती हैं और 50 किलोवाट से ऊपर हैं उनके ऊपर वो 10% आरडी लगा रही हैं। वो गाड़ियाँ जो कि 50 किलोवाट से नीचे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उनके ऊपर कोई आरडी नहीं लगाएगी, ना ही उनके ऊपर सेल टैक्स बढ़ाया गया है। जिनमें अगर हम लोकल गाड़ी में मार्केट की बात करें तो जो सीबी यूनिट आते हैं ईवी जो कि इससे नीचे हैं, उसमें अभी तक तो MG की ZS EV है और एक हम लोगों ने सेरस 3 का आप लोगों के लिए रॉक अराउंड किया था, वो भी इसमें आएगी। या कोई भी गाड़ी जो 50 किलोवाट से नीचे आएगी उसके ऊपर ना आरडी लगी है ना सेल टैक्स बढ़ाया गया है। सो मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ क्योंकि सीबीयू में जो आ रही हैं उनके ऊपर सेल टैक्स
अगर वो 50 किलो वॉट से नीचे हैं तो वो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5% रहेगा। अगर 50 किलो वॉट से ऊपर हैं तो उनका सेल टैक्स 5 से बढ़ा के 17% कर दिया है। इसी तरह रेगुलेटरी ड्यूटी, अगर आपकी 50 किलो वॉट से जो है नीचे इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई, लेकिन अगर आपकी गाड़ी 50 किलो वॉट से ऊपर है तो 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई है। ये इन टोटलिटी मैंने आपको बता दिया। गैसोलीन गाड़ियों को मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो ये एक न्यूज़ थी। अब मेरा एक जो एक सबसे बड़ा इबाम है, या सबसे बड़ा जो टेंशन या सबसे बड़ी एक जो है ना कन्फ्यूजन, वो ये है कि हर अगले रोज़ एक नई चीज़, पहले मिनी बजट आता है, फिर ईसीसी आती है, अब एक और कोई कमेटी आएगी, वो किसी और चीज़ बढ़ा देगी। तो गवर्नमेंट को एक दफ़ा बैठ के डिसाइड कर लेना चाहिए। होगा अब ये कि अब ये गाड़ियाँ आ गई हैं, ये पॉलिसी भी आ गई है ना, मैं आपको गारंटी देख के देखता हूँ कि जो इंपोर्ट पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ियाँ आगे खड़ी हैं, उसको ट्रांसलेट करने में कि जी आरडी किस पे कितनी लगेगी, मजीद महीनों लग जाएंगे। वो लोग जिन्होंने गाड़ियाँ मंगाई हैं उनके ऊपर डैमरेज पड़ेगा, और वो डैमरेज सिर्फ वही बंदा देगा जिसने गाड़ी मंगाई है, सरकार जो है वो नहीं देगी। वहाँ पे जो कस्टम के लोग बैठे होते हैं उनका बड़ा एक क्लियर फोकस है कि उन्होंने रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। उनको इससे ताल्लुक नहीं है कि समंदर पार पाकिस्तानी को कितनी डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है। एक पूरा जो है ना एक बाजार है वहाँ पे भी, और आप अगर कभी जाके देखें तो मैं तो ये पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि वहाँ पे इंपोर्टर को या जो बंदा बाहर से पाकिस्तान गाड़ी भेज रहा है उसका फैसिलिटेटर जो क्लियरिंग एजेंट है उसको भी तंग किया जाता है। उनके ऊपर कभी FIR दे देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई नई सर्कस लगा रहता है। और पिछले महीने से तकरीबन हफ्ते से यही सर्कस चल रहा है कि जी अब जो नया SRO आएगा वो बताएगा कि जी अब नई ड्यूटी कितनी बड़ी है, RD कितनी आई है। तो ये सारी ट्रांसलेशन में या सारे डिसीजन में आप 3 कमेटियां बिठाएं, 4 बिठाएं, 2 महीने लगाएं या 3 महीने लगाएं, आप एक दफ़ा डिसाइड कर लें। होता ये है कि जो इंपोर्टर है या जो बंदा गाड़ी पाकिस्तान भेज रहा है अपनी फैमिली के लिए, आपने उसको एक स्कीम दी हुई है ना, आपने एक समंदर पार पाकिस्तानी को एक फैसिलिटी दी हुई है, तो वो फैसिलिटी जो है उसको एट अ कॉस्ट ना दें आप। 4 महीने उसकी गाड़ी खड़ी रहेगी, डैमेज भी भरेगा, ड्यूटी भी बढ़ेगी, क्लैरिटी भी नहीं होगी। तो आप एक दफ़ा डिसाइड कर लें। जब आपने ऑटो पॉलिसी बनाई थी 2021 की, उसके बाद आपने 4 महीने सोच के उसको मजीद बेहतर किया। एक दफ़ा बैठ के सोच लें, एक दफ़ा बना लें, ज़्यादा बेहतर है। अगली जो रिपोर्ट है वो भी इससे रिलेटेड है। एंड अगेन लम्स के साथ गवर्नमेंट जो है वो मिलकर उन्होंने जो EV पॉलिसी बनाई थी, उसमें भी काफ़ी लम्स का जो एनर्जी इंस्टीट्यूट है उसका इनपुट था। मेरे पास उसकी रिपोर्ट भी पढ़ी थी, मैं पढ़ रहा था। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक लिखा हुआ है कि जी 85 जो है ना वो चार्जिंग स्टेशन उन्होंने प्रपोज किए हुए हैं कंट्री वाइड हाईवेज़ के ऊपर, और उनमें से जो है जिसे कहते हैं ना 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं वो तो 10 उनका ख्याल है कि जी फ़ौरन लगने चाहिए। अब इस रिपोर्ट को कौन पढ़ रहा है इस गवर्नमेंट में और कौन इसको खिड़की से बाहर फेंक रहा है वो आपके सामने है। बिकॉज इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि आपको अगर EV का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और आपको एक नेटवर्क इफेक्ट बिल्ड करना है तो EV गाड़ियों के ऊपर आपको रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, आपको टैक्स ब्रेक्स देनी पड़ेंगी। और गवर्नमेंट ने वो इस पर अमल ऑन पेपर तो किया पिछले 3-4 महीने, बट रियलिटी में जब उसकी टाइम आया, वो गाड़ियाँ जब इंपोर्ट होने की बारी आई तो एग्जैक्ट उससे ऑपोजिट हो चुका है। अब इस रिपोर्ट को कितनी इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट देगी या कितनी ऑलरेडी दी है तो आप देख सकते हैं। आज हम 2022 में बैठे हैं और अभी तक हाईवे के ऊपर एक भी इलेक्ट्रिक चार्जर नहीं है। आगे जाने वाले दिनों में क्या होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ मजीद क्या सलूक किया जाएगा, अगले महीने कोई और कमेटी उस पर क्या टैक्स लगाएगी, उससे अगले महीने जो और कोई कमेटी है उसके ऊपर वो क्या RD लगाएगी, किसी को नहीं पता। और गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ बहुत बुरी है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो बिजनेसेस इफेक्ट होंगे, लोग इफेक्ट होंगे, और जो नेटवर्क इफेक्ट आप बनाना चाह रहे हैं वो बुरी तरह नेगेटिवली इफेक्ट होगा। तो ये तो हो गई बात टैक्सेस की। तो इससे मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में अब होगा ये कि जो CKD गाड़ियाँ सिर्फ वही बिका करेंगी, और वो कंपनियाँ जो कि CBU यूनिट मंगाती थी और फिर मार्केट में एक अनलिमिटेड अमाउंट बेचना शुरू कर देती थी, वो अब चीज़ डिस्करेज होगी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान में प्राण लगाया तो आप पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाएं और यहाँ पे बेचें, CBU ना बेचें। बट इलेक्ट्रिक से साथ मैंने अपनी आपको एप्रीहेंशन बता दी। फिर भी इंसान अगेन हर बुरी खबर में कोई बेहतर खबर सुननी चाहिए। तो बेहतर खबर ये है कि 50 किलोवाट आवर वाले जो हैं बैटरी वाली गाड़ियाँ, उन पर ना सेल टैक्स बढ़ाया है, ना ही उनके ऊपर RD लगी है। ऊपर वाले लोग अगेन गवर्नमेंट का अपना प्रोडक्टिव है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। सो वो तमाम लोग जो ई-ट्रॉन GT और ये सारी गाड़ियाँ बुक कराने के लिए वेट कर रहे थे या पूछते थे कि जी कितनी % RD लगनी है, तो आज तक की न्यूज़ में 10% है। जब आप बुक करा देंगे उस दिन किसी और कमेटी को याद आएगा, वो 10% मजीद भी बढ़ा सकते हैं, 20 भी बढ़ा सकते हैं और 30 भी बढ़ा सकते हैं। सो ये जो मिसिंग क्लैरिटी है गवर्नमेंट के पार्ट पे, ये मेरे ख्याल से काफ़ी गलत है। मैं अगेन आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट और इधर वेज, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि कंज्यूमर की आवाज़ जो है अरबाब इख्तियार तक पहुँचती रहे। ये मेरा काम है और मैं वो करता रहूँगा। अगली आने वाली जो न्यूज़ है वो अपकमिंग गाड़ियों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी गाड़ी एक्सपेक्टेड है। सो पूजो एक कंपनी है जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं लकी ग्रुप के साथ, और उनकी एक गाड़ी 2008 जो है क्रॉसओवर SUV की अभी वीडियो पिछले दिनों आ रही थी कि उन्होंने पहला जो CKD यूनिट है वो निकाला है, और अक्सर लोगों का ये सवाल था कि वो पाकिस्तान में कब आएगी। तो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक
वो इस साल जनवरी के एंड तक जो है वो लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो ब्लॉग के ऊपर जाके आप पढ़ सकते हैं कि गाड़ी की स्पेक्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या एक्सपेक्टेड हैं, और जो ही वो गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च होगी हम आप लोगों के लिए उसका फर्स्ट लुक रिव्यू ज़रूर लेके आएंगे। अब चलते हैं लिस्टिंग ऑफ द वीक की तरफ। नई गाड़ी महंगी से महंगी होती जा रही है, आरडी लगे, सेल टैक्स लगे, जीएसटी लगे या फिर एफईडी लगे, दोनों केसेस में या तीनों केसेस में गाड़ी महंगी होती जा रही है और एक आम आदमी की रीच से बाहर होती जा रही है। और इसी सिलसिले में मैं कोशिश करता हूँ कि लिस्टिंग ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए कोई ऐसी यूज कार लेके आऊँ जो किसी फैमिली के इस्तेमाल के लिए यूज़ हो सकती है। सो आज की लिस्टिंग ऑफ द वीक जो विट्स है 2007 की, अगेन ये गाड़ी आज से तकरीबन साल पहले 10 लाख के अंदर मिल जाती थी, बट आज एक हकीकत ये है कि आज की मार्केट की प्राइसेस के मुताबिक इस गाड़ी की 12,90,000 डिमांड कर रहे हैं, और अगर ये गाड़ी आपको 12,70 12,50 के करीब मिलती है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी गाड़ी है। 3 सिलेंडर गाड़ी होती है, 1000 सीसी गाड़ी है, विट्स के पार भी मार्केट में बड़े आराम से मिल जाते हैं और वहाँ के मैकेनिक भी इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो एक अच्छी गाड़ी अगर आप अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी कोई यूज़ गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो हमारे यूज़ कार सेक्शन पर जाके डिफरेंट फिल्टर्स हम लोगों ने आप लोगों के जो है इस्तेमाल के लिए दिए हुए हैं, उनको लगा के अपनी मर्जी की गाड़ी शॉर्टलिस्ट करें। याद रहे गाड़ी खरीदने से पहले पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल करें, जो कि आपको 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी की कंप्लीट चेकअप प्रोवाइड करती है और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे होते हैं। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए एंड्रॉइड और iOS की ऐप के ऊपर जाके भी आप जो है सर्विस कॉल कर सकते हैं, या हमारा टोल फ्री नंबर 042-111-943-357 के ऊपर कॉल करके भी आप गाड़ी की इंस्पेक्शन बुक करा सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है या ख्याल होता है कि आप भी अगर आपने गाड़ी आज लेनी है और आप अभी फ़ौरन फ़ोन करेंगे तो इंस्पेक्शन टीम आ जाएगी। ऐसा नहीं है, उसकी स्केजुलिंग चल रही होती है और तकरीबन आपको 1 से 2 दिन एडवांस में जो है वो बुकिंग करानी पड़ती है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है और उस लिहाज से फिर आपको प्रायोरिटी डिसाइड होती है। सो एंड टाइम पे लोग मुझे कॉल करके या मेरे किसी दोस्त के थ्रू या मुझे मैसेज करके कहेंगे तो मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता कि मैं किसी और की कैंसिल करा के तो आपकी इंस्पेक्शन नहीं करा सकता। सो वेल टाइम प्लान करें और 1 से 2 दिन का मार्जिन अपने जेन में रख के इंस्पेक्शन सर्विस जो है कॉल करें। अगर आपके पास जिस तरह अभी बारिश हो जाती है, कभी हो जाता है तो कैंसिल भी हो सकती है। तो ये तमाम ह्यूमन लिमिटेशन किसी के साथ भी हैं और हमारे साथ भी हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सर्विस जो है आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी, बिकॉज मुझे करती है। मैंने पिछले हफ्ते फैसलाबाद से गाड़ी खरीदी है और मैंने इंस्पेक्शन शीट जो है उसकी इंस्पेक्शन कराई थी, आपके सामने स्क्रीन पे चल भी रही होगी, और बगैर जिसे कहते हैं ना किसी बंदे के इन्वॉल्वमेंट के या कोई टेंशन के मैं जाके गाड़ी लेकर आ गया था। और मैंने जब लिया था तो मेरे पास इन्फॉर्म डिसीजन था, मुझे एक nth लेवल ऑफ डिटेल पता थी कि गाड़ी की क्या चीज़ ख़राब है, क्या चीज़ लीक है, और मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहा था। और यहाँ से लाहौर से बैठ के फैसलाबाद जाने आने में टाइम ज़ाया करता, किसी को जाता, तो मैंने इंस्पेक्शन सर्विस कॉल की और उसका इस्तेफादा करते हुए मैंने वो गाड़ी खरीद ली। पाक व्हील ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है और अक्सर गाड़ियों के अंदर इंसान बैठता है तो इंसान सर्दी से जो है, खासतौर पर मेरे जैसे लोग जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है तो बड़ा परेशान रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने भी अपने लिए ऑर्डर किया है। बेसिकली एक हीटिंग पैड है। सो अगर आपकी गाड़ी में हीटेड सीट मौजूद नहीं है और आप सर्दी में गाड़ी में हीटेड सीट की फीचर चाहते हैं तो एक हीटिंग पैड है जिसको अपनी सीट के ऊपर लगा लेंगे और बड़ी आराम से आप जो है ना सर्दी में अपने आप को वार्म रख सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, 1850 रुपये इसकी प्राइस है। अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो भी आपके लिए जल्द आने वाली है जिसमें हमने आपको बताया है कि इंश्योरेंस कराने के क्या फ़ायदे हैं और क्यों इंश्योरेंस करानी चाहिए। फरहान साहब की गाड़ी के शीशे चोरी हो गए, उसका हमने पूरा एक व्लॉग बनाया है कि क्या क्या स्टेप होते हैं आपको इंश्योरेंस कराने के बाद क्लेम लेने के लिए भी। सो अगर आप गाड़ी की इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, उसके रेट जानना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक इंश्योरेंस कैलकुलेटर बना दी है, उसका भी लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। तो आप उस पर क्लिक करके अपनी गाड़ी की डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हैं कि इस्लामिक, नॉन इस्लामिक, कन्वेंशनल इंश्योरेंस जो है वो आपको किस प्राइस पे और कैसे मिल सकती है। पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मौसम जो है वो बड़ा एक्सट्रीम पे जा चुका है, सर्दी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ पड़ चुकी है और एक्सट्रीम वेदर के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो नथिया गली, मरी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था और मीडिया पर भी देख रहा था कि जितनी वहाँ पे कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए हैं। दूसरा, लोगों को गाड़ी के बारे में इल्म नहीं कि वहाँ पे गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, हादसा हो रहे हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि पहली बात तो ये कि ऐसे मौके पे बजाय इसके कि वो आपके लिए एक एंजॉयमेंट जो है वो आपके लिए एक टेंशन बन जाए, अवॉइड करें। अगर आपको जाना है तो वेल प्रिपेयर्ड जाएं, अपनी गाड़ी के साथ चेन्स लेके जाएं, जो स्नो चेन्स होती हैं हमारे स्टोर पे भी मिल जाती हैं, आपको वैसे भी मिल जाएंगी, उनका इस्तेमाल करें। 4x4 गाड़ी कोशिश करें अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो स्नो चेन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप अपने ट्रिप को पहले प्लान कर लें, रश आवर्स को अवॉइड करें, क्योंकि हम सारे कंप्लेन करते रहते हैं। जिस तरह मैंने भी वीकली को शुरू करते कहा कि जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट के लोगों से बात करें वो कहते हैं जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, सड़कों पे तो रश इतना ही है। खैर वो तो एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट होती है उनकी, बिकॉज उनको रियलिटी का पता नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि सड़क पे इंसान जो है वो सिर्फ लेयर के लिए जा रहा हो, वो अपनी ज़रूरत के तहत भी जा रहा होता है। लेकिन नंदलेस आपको ये देखना चाहिए कि आप जब सड़क पे जा रहे हैं, अगर आप रश आवर्स में जाएंगे तो आपका पेट्रोल और वेस्ट होगा। आप अगर देखें तो अगेन बारिश के सीजन में मोटरसाइकिल के इस्तेमाल अगर आप करते हैं और मोटरसाइकिल के पीछे अगर मड फ्लैप ना लगाओ, जिसको आम अल्फाज में लोग दुमची कहता है, कुछ कहता है, तो उससे होता ही है कि आप पीछे आने वाली जो गाड़ी है उसके ऊपर भी चीटे डाल रहे हैं,
पीछे आने वाले मोटरसाइकिल वाले के कपड़े भी गंदे कर रहे हैं और अपने कपड़े भी गंदे कर रहे हैं। सो हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे ब्लेम कर दें वो सही नहीं है। बारिश जो है कुदरती चीज़ है, गवर्नमेंट जो है वो सड़क के खड्डे बंद कर सकती है, पानी की ब्लॉकेट बंद कर सकती है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक है। अपना काम आपको खुद करना है। सो मोटरसाइकिल के ऊपर जो आप कोशिश करें कि मड फ्लैप्स जो है उसको लगा लें। ये जो मौसम है बारिशों का, बिकॉज ये सिलसिला भी पूरे मुल्क में जारी है, इसमें आप अपने कपड़ों को भी बचा सकें, दूसरों को भी बचा सकें। और अगेन ये सड़कें एक दिन में ठीक होने वाली नहीं है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे नहीं। और अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो कोशिश ये करें कि बारिश के दिनों में आप वो सड़क लें जिसका आपको अंदाज़ा है। बिकॉज हमारे यहाँ पे जितने इदारे हैं उनको भी सड़क खोदना जो है बारिश के दिनों में याद आता है। और मैंने कल 1-2 दिनों में देखे काफ़ी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल खड्डों में गिरे हुए हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी जो है ना जिसे कहते हैं कि अनवांटेड सी सूरत हाल है। तीसरी चीज़, कोविड-19 के ओमिक्रॉन के बाद एक नई वेरिएंट भी आ गई है। खैर मैं तो ये बात समझ से कासिर हूँ कि वेरिएंट से पहले, उसकी पैदाइश से पहले, वो जिसका नाम पहले डिसाइड कर लेते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो भी है पूरी दुनिया में ये चल रहा है और हमें भी इसका सामना है। और अभी इसके केसेस बढ़ना शुरू हो गए और एक्सपेक्टेड है कि जी इसकी जो ओमिक्रॉन की वेव है ये पाकिस्तान में आएगी। तो मेरे समेत तमाम लोग जो कि थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि जी कोविड-19 शायद ख़त्म हो गया है, हम लोगों ने थोड़े इवेंट भी किए, लोगों से मुलाकात भी हुई, लेकिन अब फिर मेरे ख्याल से एक वक्त आ गया कि हम लोग एहतियात से काम लें, SOPs को फॉलो करें, ताकि हम इस कोविड-19 की जो नई वेव है इसके स्प्रेड से बच सकें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीकली में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद नवाज के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स।